पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंतिम चरण में पहुंची मुठभेड़ लोगों में बहुत रोमांच पैदा कर रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपे दुनाली बंदूक नाम से मशहूर दुर्दांत हत्यारे कॉले को चारों ओर से घेर लिया गया था। हत्यारा कॉले न तो सिगरेट पीता था न शराब। ऊपर की मंजिल पर छिपे कॉले को 150 से अधिक पुलिसकर्मियों ने धरती से लेकर छत तक घेर लिया था। पुलिस ने छत को भेदकर आंसू गैस के इस्तेमाल से इस दुर्दांत हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपा कॉले पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने ऐसा नजारा संभवतः ही देखा हो, इसलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिर कॉले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर ई.पी. मल्कनी ने बताया, कॉले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वह इतना चौकस और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को भी मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ कॉले पर जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी, तब उसने एक चिट्ठी लिखी। मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए। इसकी कुछ समय पहले की बात है। कॉले लॉन्ग आइलैंड पर गांव की एक वीरान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौजमस्ती कर रहा था कि तभी एक पुलिसवाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर ही बेरहम कॉले ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिसवाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिसवाला मरकर जमीन पर गिर गया तो कॉले ने एक और गोली उसके सीने में दाग दी। वही बेरहम कॉले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा दिल जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कॉले को उसके बेरहम कारनामों के लिए मृत्युदंड मिला। जब उसे सिंग सिंग कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसने कहा, यह लोगों की जान लेने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए सजा है। इस कथा का सारांश यह है कि कॉले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात हो सकती है क्या? तो यह कहानी सुनिए। अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन मैंने लोगों के दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और पुलिस से लुका छिपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल कैपोन के हैं। कैपोन भी अपने कृत्यों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वह तो खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ नहीं सकते। डच शुल्ट्ज भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुश्मन था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन भी था। न्यूयॉर्क की कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉसमेर जानकार थे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल के बहुत कम दोषी खुद को गलत समझते थे। ज्यादातर अपने गलत कामों को किसी न किसी तर्क से सही ठहराने की कोशिश करते थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक लूटा। इस तरह के तर्कों से हर दोषी आदमी खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को सजा का हकदार नहीं मानता। अगर अल कैपोन, कॉले, डच शुल्ट्ज या फिर जेल में बंद ज्यादातर दोषी खुद को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वे लोग खुद को क्या कहते हैं जिनसे हमारा दैनंदिन सामना होता है? अमेरिका की स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वानामेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोष देना नितांत मूर्खता है। वर्षों पहले ही मैंने यह समझ लिया था। मेरे पास सिर खपाने के लिए अपनी खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर मैं इस बात में वक्त क्यों बर्बाद करूं कि भगवान ने सबको सोचने के लिए एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी। मैंने 20 गलतियां की और 33 साल में जो सबक सीख पाया, उसे वानामेकर ने जल्दी ही सीख लिया था।
बाद में मैंने समझा कि 100 में से 99 लोग जो कुछ करते हैं उसके लिए अपने आप को कभी कसूरवार नहीं मानते। कभी भी उन्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, वे कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। आलोचना करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि आलोचना का शिकार आदमी अपने बचाव में बहाने और कुतर्क करने लगता है। फिर आलोचना से सामने वाले का आत्मसम्मान भी आहत होता है और वह आपसे नफरत करने लगता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अनुभव के द्वारा यह साबित किया है कि आलोचना से किसी आदमी में सुधार करने के बजाय आपके साथ संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी दुर्व्यवहार से बिदकते हैं। जिस जानवर से अच्छा व्यवहार किया जाता है, अच्छा काम के लिए जिसे सराहा जाता है, वह तेजी से अच्छा काम करता और सीखता है। महान मनोचिकित्सक हस सेली के भी कथन हैं, आलोचना से परिजन, सहकर्मी, मातहत, मित्र, कर्मचारी आदि सभी का मनोबल टूटता है। जो सुधार आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। हर आदमी आलोचना से डरता है, हर आदमी तारीफ चाहता है। ओ में एनर्जी इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षाधिकारी जॉर्ज बी जॉनस्टन थे। उनका काम यह देखना था कि फील्ड में कार्यरत हर कर्मचारी अनिवार्यतः हेलमेट पहने हो। पहले वे बिना हेलमेट कर्मचारी पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने लगते थे। नतीजतन कर्मचारी बुझे मन से उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकाल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब के बारे में सोचा। आगे से वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते तो पूछते कि क्या हेलमेट उसके सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा या आरामदायक नहीं है। बातों बातों में वे उसे यह एहसास भी करा देते कि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं। परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। जॉर्ज की दृष्टि में उनके मन में कोई खटास भी नहीं आई। यकीन करें, आलोचना से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। एक उदाहरण देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टाफ्ट के बीच के मतभेद ने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करा दिया, जिससे वुडरो विल्सन व्हाइट हाउस में बैठा दिए गए और पहले विषय में यह मामला बहुत गरमाया, जिसने इतिहास का पाठ बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने विलियम हॉवर्ड टाफ्ट को पूरा सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुने गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अचानक चले गए। उनके लौटने तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे, जिनको देखकर वे गुस्से से भड़क गए। अनुदारवाद के लिए उन्होंने टाफ्ट की आलोचना करना शुरू कर अमेरिका में दी और तीसरी बार खुद ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बुल मूस नामक पार्टी का गठन किया और GOP, ग्रैंड ओल्ड पार्टी अर्थात रिपब्लिकन पार्टी, को लगभग धराशायी ही कर दिया। अगले चुनावों में विलियम हॉवर्ड टाफ्ट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उन्हें सिर्फ 2 राज्यों ऊटा तथा वर्मॉन्ट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे अपमानपूर्ण हार थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने विलियम हॉवर्ड टाफ्ट को कसूरवार माना, लेकिन क्या खुद राष्ट्रपति टाफ्ट ने भी अपने आप को कसूरवार माना होगा? संभवतः बिल्कुल नहीं। भर्राए गले से आंखों में आंसू भरकर टाफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मैं और क्या कर सकता था? आखिर कसूर किसका था, टाफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि रूजवेल्ट की इतनी आलोचना भी टाफ्ट से यह मनवाने में सफल नहीं हो सकी कि कसूर उनका था। तो क्या फायदा हुआ इन सब भिन्नताओं का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टाफ्ट तो अपने पक्ष में तकलीफ देने लगे। दूसरा नमूना हम टीपॉट डोम तेल स्कैंडल का ही ले सकते हैं। सन 1920 के शुरुआती दशक में यह खबर समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाई रहती थी। इस स्कैंडल को अमेरिकावासी सदैव ही याद रखेंगे। इस स्कैंडल के कुछ तथ्य इस तरह से हैं।
हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एक हिल एवं टीपॉट डोम तेल के सरकारी भंडारों को पट्टे पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के मुस्तकबिल के उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन फॉल ने न तो इनकी नीलामी की न इनके लिए टेंडर बुलवाए। उन्होंने तो अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहनी को यह फायदेमंद ठेका चुपके चुपके दे दिया। डोहनी ने भी फौरन फॉल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार स्वीकृति दे दिए। बाद में फॉल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट्स मेरिट्स को आदेश दिया कि वह एक हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को वहां से हटा दे। प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकें की साए में वहां से हटाया गया तो उन्होंने हताश होकर अदालत की शरण ली। फिर तो टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हो गया और हाहाकार मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा अमेरिका इसहर उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधेरों में डूबने लगा तथा फलतः मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। मंत्री फॉल पर तो जैसे आलोचना का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सावधानीपूर्वक निंदा किसी किसी को ही सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्होंने कोई पछतावा किया? क्या कभी उन्होंने अपनी गलती मानी? कदापि नहीं। हर्बर्ट फॉल ने एक सामाजिक भाषण में वर्षों बाद बताया कि राष्ट्रपति हार्डिंग की जान किसी मानसिक आघात के कारण गई, क्योंकि उनके एक साथी ने उनके साथ धोखा किया था। महामंत्री फॉल तो यह सुनकर धक्का रह गईं और रोते हुए वे चीख उठे, क्या हार्डिंग को फॉल धोखा करेंगे? असंभव। मेरे पिता तो किसी को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। सोने चांदी के भंडार भी मेरे पिता का ईमान डावाडोल नहीं कर सकते थे। वे कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। उधर फॉल को धोखा दिया गया और बिल का बकरा बना दिया गया। यही तो मानव स्वभाव है। हर कोई यही तो करता है। हर एक दोषी अपना कसूर दूसरों के सिर पर डाल देता है। वह विपरीत हालातों को कसूरवार ठहराता है, लेकिन अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी की आलोचना करने से पहले अल कापोन, दुनाली बंदूक वाले तथा फॉल को जरूर याद कर लें। आलोचना तो बूमरंग की तरह लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को खुद अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तकलीफ पेश करेगा या फिर स्थिति विपरीत होने पर वह कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया उसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं था।